नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आज से हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई यूनिट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया, यानी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन व उनके प्रभाव। इट इज एन important part of your syllabus and definitely questions are frequently asked from this topic. So let's start. हीगल कहते हैं, जो कि एक जर्मन दार्शनिक रहे हैं, नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट अ रेनेसॉ, यानी कि कोई भी बदलाव संभव नहीं है बिना पुनर्जागरण के। और ये बात भारत के संदर्भों में हमें देखने को मिलती है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी का जो इनिशियल डिकेड था, यानी कि आरंभिक जो दशक थे, तभी से देश के प्रत्येक भाग में यह अत्यधिक आभास किया जाने लगा कि भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है और इसे सुधारना है। जो शिक्षित भारतीय थे वो विश्व के अन्य भागों की राष्ट्रीयता तथा जनतंत्र के आंदोलनों से परिचित होते हैं, और आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में यह चेतना फैली कि औपनिवेशिक शासन यानी जो ब्रिटिश रूल है, इसका मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में मौजूद कुरीतियां हैं। यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी उस समय की, उसमें जो रिलीजियस और कल्चरल जो उस स्ट्रक्चर में कमी है, उसी के कारण जो है यहाँ पर ब्रिटिश रूल फला फूला है। इसी कारण मॉडर्न एजुकेशन और वेस्टर्न जो थॉट्स थे उससे भारतीय प्रभावित हुए, खासकर जो शिक्षित भारतीय थे, और उन्होंने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। और यही हम देखते हैं कि यहीं से भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा समय था जब पश्चिमी संस्कृति और शक्ति से भारत प्रभावित हो रहा था तथा अंग्रेजी शिक्षा एवं सुधार मूल्यों के द्वारा कुछ मानववादी एवं रचनात्मक कार्य भी हो रहे थे। ठीक ऐसे समय में भारत में सांस्कृतिक जागरण का सूत्रपात होता है, और हम जानते हैं कि इसके प्रणेता थे राजाराम मोहन रॉय। ये बदलाव किस प्रकार थे, किस प्रकार के बदलाव हो रहे थे? दरअसल 19वीं शताब्दी के भारत में एक बदलाव की चिंगारी उठी, जिसमें भारत को मॉडर्न लाइंस में यानी कि आधुनिक तौर पर उसको एक नई दिशा देने का प्रयास किया जाने शुरू हुआ। ब्रिटिश रूल का जो भारतीय समाज पर प्रभाव रहा और हमारे कल्चर पर प्रभाव रहा, ऐसा प्रभाव भारत में आज से पहले कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, आभास नहीं हुआ था। चाहे राष्ट्रवादी भावनाओं का जागरण हो या नई आर्थिक नीतियां हो, नई आर्थिक जो फोर्सेस डेवलप हुई, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वेस्टर्न आइडियाज जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी विचार, उनका प्रभाव हो, या पश्चिमी कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव हो, इससे भारतीय समाज में एक जागरूकता, खासकर जो शिक्षित वर्ग है उसमें एक जागरूकता प्रारंभ होती है, एक नई कॉन्शियसनेस आती है। और यहां पर बैकवर्डनेस जो थी, यानी कि जो पिछड़ापन है या डी जनरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भी उसके कारण रहे हो, जो सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, उन सब के खिलाफ जो है एक माहौल बनता है, उन सब के खिलाफ जो है चेतना जागती है, और इसको भारतीय समाज से दूर करने का प्रयास शुरू होता है। जो इंग्लिश एजुकेटेड क्लास थी, उनमें एक चेतना जागती है, यानी कि उनमें जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी हम बोल सकते हैं उन्हें, इंटेलेक्चुअल्स, उनमें ये चेतना फैलती है कि जो औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल है इंडिया में, इसका जो मेन रीजन है वो है इंडिया की जो सोसाइटी है, जो हमारा सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर है, उसमें कमी है। और इसी कमी का लाभ उठाया अंग्रेजों ने, और भारत में अंग्रेजी शासन फलता फूलता है। इसी कारण आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी विचारों से प्रभावित भारतीयों ने अपने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में सुधार आंदोलन प्रारंभ किए। और ये जितने भी सुधारक थे, इनका बुद्धिवाद, मानवतावाद, मानव एकता, इन सभी विचारों से प्रभावित थे। नई वैज्ञानिक सोच या जो तर्कवाद का सिद्धांत है, मानवतावाद का सिद्धांत है, इसने अंग्रेजी एजुकेटेड क्लास, इंग्लिश एजुकेटेड क्लास को बहुत हद तक प्रभावित किया, उनको इंपैक्ट डाला। और उन्होंने इसी आधार पर जो हमारे सोसाइटी में या रिलीजियस जो भी
बैकवर्डनेस थी, जो बिलीफ्स थे, जो ब्लाइंड बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थी, सुपरस्टिशियस थे यानी अंधविश्वास थे, वो तर्क की कसौटी पर उन्हें कसने का प्रयास किया कि ये तर्क के आधार पर सही है, गलत है, जो परंपराएं चली आ रही है वो कितनी तार्किक है। तो उसी आधार पर उनके खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ, आवाज उठानी शुरू हुई। और इन सभी जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट्स होते हैं इनका आधार रहा है रैशनलिज्म यानी तर्कवाद, यानी कि रैशनल थिंकिंग, बुद्धि, विवेक, तर्क का प्रयोग करके ही हम किसी चीज को स्वीकारेंगे। और साथ ही साथ मानवता, जो धार्मिक यूनिवर्सलिज्म यानी कि जो मानवता और एकेश्वरवाद का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया गया इस समय पे, और वो सब आधार बना इन आंदोलनों का। वो इंडियन क्लास जिसने की वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त की थी, यानी कि जिनको हम उस वक्त का इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे हैं, उन लोगों ने अब एक काम करना शुरू किया कि वो इस शिक्षा से इतने प्रभावित हुए, पश्चिमी शिक्षा से, कि उन्होंने हिंदू सामाजिक रचना यानी जो पूरा स्ट्रक्चर है, धर्म, रीति रिवाज और परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना शुरू कर दिया। यानी कि अब हर चीज के पीछे तर्क देखा जाने लगा, चाहे वो कोई परंपरा रही हो, कोई विश्वास रहा हो, जो भी ट्रेडिशनल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस थे, अगर वो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज के टेस्ट में पास नहीं होते थे तो उनको अपनाने का, जो परंपरागत तरीके से चला रहे हैं उनको अपनाने का या आगे चलाने का क्या महत्व, इस चीज के ऊपर अब प्रश्न उठना शुरू हुआ। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि भारत में, उस समाज में तर्कवाद या बुद्धि या विवेक के आधार पर सोचना जो है वो अब शुरू होता है, जितने भी हमारे बिलीफ्स थे उनको लेकर। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि रेनेसॉ यानी कि पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, यानी कि एक प्रकार से समाज जब सो गया मतलब वो उन कुरीतियों में, पुरानी परंपराओं में, बिना किसी तर्क के, बिना किसी विज्ञान के अंधविश्वास को मानने लगा। विश्वास एक अलग चीज होती है, लेकिन अंधविश्वास जो होता है बहुत हानिकारक होता है। तो वो अंधविश्वास में, कुरीतियों में ऐसा जकड़ा हुआ समाज, वो अपनी शक्ति को, अपने महत्व को भूल गया, अपनी प्राचीन परंपराओं को और अपने प्राचीन जो गौरवशाली इतिहास रहा है, परंपराएं जो कि वास्तविक परंपराएं थी, लेकिन ये जो समय के साथ कुरीतियां जुड़ती गई, इससे भारतीय समाज एक प्रकार से आप बोल सकते हैं सुषुप्त हो गया, सो गया। तो यहां पर सुधारकों ने, जितने भी रिफॉर्मर्स थे, इन्होंने अंधविश्वास और अमानवीय प्रथाओं के विरुद्ध जो है कार्य करना शुरू किया, और अपने संघर्ष में इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के प्रमाण प्रस्तुत किए, यानी कि जितने भी हमारे एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको पढ़ना शुरू किया, और उनके आधार पर इन्होंने जो है ये जो कुरीतियां हैं इनका खंडन किया। ऐसा करते समय उनमें से अधिकांश ने धार्मिक विश्वासों की बजाय तर्क बुद्धि को महत्व दिया। और इसी चेतना के परिणाम स्वरूप भारत में शुरू होते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स, यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जिसने समाज के लगभग, भारतीय समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो लोग थे, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे, ये अब उठ खड़े हुए। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जितने भी पश्चिमी विचार थे, क्योंकि लोकतंत्र के बारे में पढ़े, जब लोगों ने पढ़ा, शिक्षा ग्रहण की, तो उन्होंने अमेरिकी क्रांति के बारे में पढ़ा होगा, लोकतंत्र के विषय में पढ़ा होगा, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, फ्रीडम के सिद्धांतों को जाना। तो यहां पर ये जो विचार आए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और जो अंधविश्वास है, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ ऐसे कस्टम्स जो कि आज किसी यूज के नहीं रह गए हैं। तो यहां पर हम इसे बोलते हैं एज ऑफ एनलाइटमेंट, यानी कि एक पुनर्जागरण या प्रकाश का एक जो है दौर शुरू होता है। रैशनलिज्म डेवलप होता है, मॉडर्न आउटलुक डेवलप होता है, और इसी को हम बोलते हैं नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में जो है पुनर्जागरण, यानी भारत जो है पुनः जाग रहा है। कहां से जाग रहा है, जो विचार, जिन ऐसे विचारों के माध्यम से जो कि नए साइंटिफिक विचार हैं, इससे वो अपने वो पुरानी कुरीतियों को, पुरानी बिलीफ्स को, पुराने ट्रेडिशंस को, जिनसे कि वो सो चुका था, यानी सोने का मतलब है यानी बहुत निष्प्रभावी हो गया था, उन गलत परंपराओं में जकड़ गया था, उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए से बोलते हैं नेशनल अवेकनिंग इन इंडिया। इन बुद्धिजीवियों ने जब अध्ययन किया और प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की इन्हें अत्यधिक जानकारी मिलने लगी, तो भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति अभिमान की भावना जागने लगी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कि इस आंदोलन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रही। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस आंदोलन का जो बेस था वो कौन था, वो मध्यम वर्गीय लोग थे, और वो शिक्षित लोग, यानी कि जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त की और वो शिक्षा से प्रभावित हुए। तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से होती है, जैसे हम आगे देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन,
ठीक है ना। तो ये जितने भी इस प्रकार के लोग थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, तो वो सभी लोग जो कि मध्यम वर्गीय और वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स थे, वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। और ये अलग अलग समय पे अलग अलग क्षेत्रों में आप देखेंगे, और सभी प्रकार के धर्मों में, चाहे वो हिंदू धर्म था, इस्लाम था, पारसी था, सिख था, सभी में हम देखते हैं अलग अलग समय पे आंदोलन शुरू होते हैं और सब अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य जो था, ऑब्जेक्टिव था, वो यही था कि जो भी कुरीतियां हैं, यानी कि जो इल और इविल प्रैक्टिसेस जनरेट हुई है टाइम के साथ, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए और प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन जो है उसको वापस कैसे लाया जाए। और साथ ही साथ ये स्ट्रगल करते हैं बैकवर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, यानी कि जितना भी हमारे समाज में, हमारी सभ्यता में, हमारे कल्चर में जो कि बैकवर्डनेस आ गई थी, यानी पिछड़ापन आ गया था। और हम देखते हैं कि चाहे वो जातिगत हो या महिलाओं के साथ भेदभाव हो, जिस भी प्रकार की ये जो कुरीतियां थी, उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, उसके खिलाफ एक स्ट्रगल स्टार्ट होता है। ये जो मूवमेंट्स थे, इनके कुछ स्फेयर्स थे। देखिए, रिलीजियस स्फेयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए, हर चीज धर्म से जुड़ी हुई थी, यानी कोई भी परंपरा, कोई भी ट्रेडिशन जो है, उसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता था। तो जब तक धर्म में सुधार नहीं होगा तो समाज में भी सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ, कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं था जो कि रिलीजन से इन्फ्लुएंस ना हो। यानी कि धर्म में सुधार करेंगे तभी समाज में सुधार हो पाएगा, और धर्म को जो है इस प्रकार से पुनरुद्धार उसका करना है जो कि आधुनिक विज्ञान और तर्क के आधार पर स्थापित हो। दूसरी चीज जो थी वो था सामाजिक, जो सोशल स्फेयर था। सोशल स्फेयर में हम बात करें तो जो महिलाओं की स्थिति थी, हम जानते हैं सती व्यवस्था, या जो विधवा महिलाएं होती थी, हम देखते हैं विडो रिमैरिज के लिए बहुत प्रयास होते हैं। तो समाज में जो महिलाओं की स्थिति, या उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, पैतृक संपत्ति का, पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं था, तो जो महिलाओं की दशा थी समाज में, और साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम था, यानी कि जाति व्यवस्था थी, जिससे समाज के पूरे वर्ग को प्रभावित किया, बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, तो उन सब के खिलाफ एक माहौल और एक उन सब के खिलाफ एक चेतना जागृत होती है इन आंदोलनों से। तीसरी बात है पॉलिटिकल स्फेयर, राजनीतिक स्फेयर। हम सभी जानते हैं अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। अवेयरनेस कैसे जनरेट हुई, लोगों के बीच में एक पॉलिटिकल ओपिनियन बनने लगा, और इसके लिए वर्नाकुलर पैम्पलेट्स मतलब न्यूज़पेपर, यानी हम जानते हैं कि उस वक्त प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कोई भी पब्लिक ओपिनियन में, और समाचार पत्र और पैम्पलेट्स के माध्यम से, वर्नाकुलर मीन्स इन देयर ओन लोकल लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा थी, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उनके माध्यम से अवेयरनेस को क्रिएट किया गया। और हम जानते हैं कि इस लक्ष्य हेतु भारत के सभी वर्गों में मानववाद, तर्क, बुद्धिवाद आधारित आंदोलन चला, और ये इतना महत्वपूर्ण हुआ, यानी कि जो अवेयरनेस आई, वो अवेयरनेस आगे उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं कि इन्हीं आंदोलनों के कारण भारत में राष्ट्रीय एकता और स्वराज की भावना भी जागृत होती है। इन रिफॉर्म मूवमेंट्स को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स वो हैं जिसमें कि परिवर्तनकारी बदलाव हमें देखने को मिले, यानी कि साइंटिफिक टेम्पर, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, और समय के साथ जो परिवर्तन आए, उससे भारतीय समाज में किस प्रकार से, उस आधार पर भारतीय समाज को ढाला जाए, इस प्रकार के जो आंदोलन हुए उनको हमने बोला रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। जैसा कि हमें ब्रह्मो समाज में देखने को मिलेगा, आगे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मो समाज जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित एक समाज था, उसने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वहीं दूसरी तरफ थे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, यानी कि पुनरुद्धार, यानी कि इनका ये मानना था, इस तरह के जो आंदोलन थे वो इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन थॉट्स पर बिलीव करते थे, जो एंशियंट रहा है। मतलब जैसे आप जानते हैं दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेद पुराण, जो इंडिया का एंशियंट ट्रेडिशन और हमारे एंशियंट टेक्स्ट रहे हैं, उसको आधार बनाकर हम प्योरली अपने रिलीजन की जो प्योरिटी है उसको गेन करें, और मध्य काल में या जो मध्य समय में जो गलत परंपराएं और गलत ट्रेडिशन ऐड हो गए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाई। तो इसे हमने बोला रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, जैसा कि आर्य समाज, यानी इंडियन कल्चर और इंडियन जो थॉट है उसको एक बार पुनः रिवाइव करने का कार्य इन्होंने किया। अब बहुत सारे हम देखते हैं कि यहाँ पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स होते हैं। जैसे बंगाल में हम जानते हैं ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, पंजाब में आर्य समाज और परमहंस मंडली है, प्रार्थना समाज है, अहमदिया मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट है, सिंह सभा है। न सिर्फ हिंदू समाज में बल्कि मुस्लिम और सिख,
पारसी और अन्य अन्य जितने भी संप्रदाय हैं सभी में, क्योंकि कुरीतियां जो है हमें सभी में देखने को मिलती हैं जो उस वक्त जनरेट हो गई थी। और मैं एक बात यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, कोई भी धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसमें जो कुरीतियां जुड़ जाती है और बाद में उन्हें धर्म का नाम दे दिया जाता है, यानी धर्म जो है धर्म के आधार पर उनको जस्टिफाई किया जाता है, वो चीज बहुत गलत थी और उसी के खिलाफ ये आवाज उठती है। तो आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मो समाज जो है, पहला हम देखेंगे कि किस प्रकार का ये मूवमेंट स्टार्ट होता है राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में। तो हाल फिलहाल के लिए इतना ही। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।